आज रात से पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो शायद आप भी उन लोगों में होंगे जो आने वाले बदलाव के लिए तैयार नहीं है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आने वाले भविष्य की चेतावनी देने आई है। ब्रह्मांड ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और कुछ आत्माएं पहले ही चुन ली गई हैं। सवाल ये नहीं कि ये सच है या झूठ, सवाल ये है कि जब संकेत मिल जाएं, तब आप क्या करेंगे। आज रात से पहले देख लो, नहीं तो पछताओगे। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। ये वाक्य उस रात शहर के हर मोबाइल स्क्रीन पर एक साथ चमका था और फिर गायब हो गया था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आसमान से फेंककर हर इंसान की जेब में रख दिया हो। मैं आरव उस समय अपनी छत पर खड़ा था, आसमान में फैले अनगिनत तारों को देख रहा था और सोच रहा था कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने छोटे। तभी फोन की स्क्रीन जली और वही वाक्य सामने था। मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। हवा अचानक तेज लगने लगी और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा हो कि अब खेल शुरू हो चुका है। मैं हंसा और फोन जेब में रख लिया, लेकिन उसी पल मेरे सामने वाला तारा अचानक बुझ गया, जैसे किसी ने आसमान की एक आंख बंद कर दी हो। मुझे अजीब लगा, पर मैंने खुद को समझाया कि शायद बादल आ गया होगा, पर बादल नहीं था, पूरा आकाश साफ था। और फिर एक और तारा बुझा, फिर एक और, जैसे कोई अदृश्य ब्रश आकाश की तस्वीर से रोशनी मिटा रहा हो। मैं घबरा गया और नीचे उतर आया। माँ रसोई में थी। मैंने उनसे पूछा क्या उनके फोन पर भी कुछ अजीब आया था। उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी चिंता थी, जैसे वे कुछ छुपा रही हों। रात को नींद नहीं आई। बार बार वही वाक्य दिमाग में गूंजता रहा, आज रात से पहले देख लो, नहीं तो पछताओगे। सुबह होते ही शहर में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों को वही संदेश मिला था, कुछ को नहीं। जिनको मिला था वे बेचैन थे, जिनको नहीं मिला था वे मजाक उड़ा रहे थे कि कोई हैकर का खेल होगा। पर मेरे भीतर कहीं गहरा डर बैठ चुका था। दोपहर में मुझे मेरे दोस्त नील का कॉल आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आरव, मेरे घर के बाहर आसमान में एक नीली रेखा बनी है, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। मैं तुरंत उसके घर की तरफ भागा। रास्ते में मैंने देखा कि कई लोग आसमान की तरफ उंगली उठाकर कुछ देख रहे हैं। कहीं कहीं हल्की नीली चमक हवा में तैर रही थी, जैसे बिजली बिना आवाज के बह रही हो। नील के घर पहुंचते ही मैंने भी देखा। उसके छत के ऊपर एक गोलाकार नीला घेरा बना हुआ था। उसके बीच से हल्की सी रोशनी नीचे गिर रही थी, जैसे कोई रास्ता खुल रहा हो और किसी और दुनिया से कोई झांक रहा हो। नील रोते हुए बोला, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है, जैसे मेरे अंदर से कोई आवाज आ रही हो कि आगे बढ़ो। और मैं सच कहूं तो मुझे भी वही एहसास होने लगा था, जैसे दिल के भीतर कोई धीमी धड़कन किसी और ताल पर चल रही हो। हमने डर के मारे पुलिस को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क अचानक गायब हो गया। सारे मोबाइल एक साथ नो सर्विस दिखाने लगे, शहर जैसे एक पल में बाहरी दुनिया से कट गया हो। तभी मेरे फोन पर फिर से स्क्रीन जली और वही वाक्य बदले हुए रूप में लिखा था, अब देख लिया, अब पछतावे का समय है। और उसी पल नीले घेरे से तेज रोशनी निकली और नील का शरीर हवा में हल्का सा उठा, जैसे किसी ने अदृश्य धागों से उसे ऊपर खींच लिया। मैं चिल्लाया, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां खाली हवा को पकड़ती रह गईं। वो रोशनी के भीतर घुलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गया। छत पर सिर्फ मैं और वो नीला घेरा रह गया, जो धीरे धीरे सिमट कर एक बिंदु बना और फिर बुझ गया। मैं कांपता हुआ नीचे बैठ गया। मेरे कानों में एक गूंजती हुई आवाज थी, जैसे हजारों मील दूर से कोई कह रहा हो, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं भागकर घर लौटा, माँ को सब बताया। वे चुपचाप सुनती रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले कुछ कहा था कि एक दिन आसमान अपने दरवाजे खोलेगा और कुछ लोगों को बुलाएगा, और जो बुलाए जाएंगे वे लौट कर नहीं आएंगे। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है माँ? माँ ने पुराने संदूक से एक पीली डायरी निकाली। उसके पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, ब्रह्मांड में ऐसे द्वार हैं जो हर कुछ 100 वर्षों में खुलते हैं। वे केवल उन्हीं आत्माओं को बुलाते हैं जिनमें एक खास कंपन होती है, और जो उन्हें देख लेते हैं उनके लिए वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। मेरा गला सूख गया। क्या मैं भी उन चुने हुए लोगों में हूँ? क्या नील की तरह मुझे भी बुलाया जाएगा? उसी रात मैं फिर छत पर गया। आसमान अब पहले जैसा नहीं था। उसमें कहीं कहीं नीली लकीरें चमक रही थीं, जैसे किसी ने काले कैनवस पर नीली स्याही से गुप्त नक्शा बना दिया हो। और फिर मेरे फोन पर एक नई लाइन उभरी, तैयार रहो, अगला द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। और उस पल मुझे लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन किसी और लय में बदल गई हो, जैसे मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा
आत्मा किसी दूर की पुकार सुन रही हो। और मैं समझ गया कि जो भी आने वाला है वो केवल मेरे शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के किसी बड़े खेल का हिस्सा है। और इस खेल में प्रवेश करने के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रह सकता। और ये कहानी अभी शुरू ही हुई है। मैं छत पर खड़ा उसी नीली लकीरों से भरे आसमान को देख रहा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे वो पसलियों से बाहर निकलकर खुद उस रोशनी में कूद जाना चाहता हो। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे बहुत दूर कहीं विशाल घंटियां बज रही हों और हर घंटी की ध्वनि मेरे सीने के भीतर उतर रही हो। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन खुद से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा। पर उसी पल मेरे फोन पर नई पंक्ति उभरी, प्रतिरोध व्यर्थ है, द्वार खुल चुका है। मेरे पैरों के नीचे की छत हल्की सी कंपन करने लगी, जैसे पूरी इमारत सांस ले रही हो। सामने आकाश में वही गोलाकार नीला घेरा बनने लगा, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा चमकीला और बड़ा था। उसकी रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी और मुझे अपने भीतर कुछ खिंचता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे मेरी आत्मा किसी अदृश्य रस्सी से बंधी हो। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन हर कदम भारी होता जा रहा था। मेरे कानों में वही अनजानी आवाज गूंजने लगी, ये मत समझो कि तुम चुने गए हो, तुम पहले से चिन्हित हो। और उसी पल मेरी यादों के पर्दे खुलने लगे। बचपन की बातें जो मैं भूल चुका था, मेरे पिता की गंभीर आंखें, उनकी धीमी आवाज और वो रात जब उन्होंने मेरे माथे पर उंगली रखकर कुछ बुदबुदाया था। मुझे तब समझ नहीं आया था, लेकिन अब वही शब्द मेरे भीतर गूंज रहे थे, जैसे कोई सील टूट रही हो। मेरे सामने अचानक हवा में एक नीला प्रतीक उभरा, जो किसी प्राचीन भाषा का अक्षर था। और जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे सीने में तेज जलन हुई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा पर मोहर लगा दी हो। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज मेरे गले से बाहर नहीं निकली, केवल मेरे भीतर ही गूंजती रही। और तभी एक झटका लगा और मैं छत पर नहीं था, मैं एक अनंत नीले गलियारे में खड़ा था, जहां ऊपर नीचे दाएं बाएं सब एक ही चमकदार ऊर्जा से बने थे। वहां कोई जमीन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं खड़ा था, जैसे कोई अदृश्य तल मुझे थामे हुए हो। मेरे सामने धुंधली आकृतियां दिखने लगीं। वे इंसानी जैसी थीं, लेकिन उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और उनके शरीर से हल्की नीली धुंध निकल रही थी। उनमें से एक आगे बढ़ा और बिना होंठ हिलाए मेरे दिमाग में बोला, स्वागत है चिन्हित आत्मा, तुमने पहला द्वार पार कर लिया है। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, हम प्रहरी हैं इस ब्रह्मांडीय चक्र के, जो हर युग में संतुलन बनाए रखते हैं। जिन आत्माओं में वो कंपन होता है, उन्हें यहाँ लाया जाता है ताकि वे साक्षी बने और चयन पूरा हो सके। मैंने पूछा, चयन किस बात का? उसने मेरी तरफ देखा और चारों ओर हाथ घुमाया। अचानक मेरे सामने अनगिनत ग्रह और तारे घूमते हुए प्रकट हो गए, जैसे किसी ने पूरा ब्रह्मांड मेरी आंखों के सामने रख दिया हो। उसने कहा, हर चक्र में कुछ दुनियाएं नष्ट होती हैं और कुछ बचाई जाती हैं, और ये तय करने के लिए हमें ऐसे साक्षियों की जरूरत होती है जो पृथ्वी जैसी दुनियाओं से आते हैं। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी स्मृति और तुम्हारी भावना हमारे लिए मापदंड बनेंगी। मेरे दिल में ठंडक उतर गई। मैंने कहा, इसका मतलब नील भी यहाँ है? उसने सिर हिलाया और सामने एक और आकृति उभरी। वो नील था, लेकिन उसकी आंखों में अब वही नीली चमक थी। उसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में पहले जैसी गर्मी नहीं थी। उसने कहा, आरव, हम लौट नहीं सकते, पर हम जो देखेंगे वही अनगिनत दुनियाओं का भविष्य तय करेगा। और उसी पल मेरे सामने एक विशाल घूमता हुआ ग्रह आया, जिसकी सतह पर आग और बर्फ दोनों साथ साथ चमक रहे थे। और प्रहरी ने कहा, यह पहला परीक्षण है, इसे देखो और बताओ क्या ये दुनिया बचने योग्य है। और जैसे ही मैंने उस ग्रह की तरफ देखा, मुझे उसके भीतर करोड़ों आवाजें सुनाई देने लगीं और मैं समझ गया कि मेरी हर अनुभूति अब सिर्फ मेरी नहीं रही, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के तराजू पर तौली जाने वाली है। और खेल अब सच में शुरू हो चुका था। मैं उस घूमते हुए ग्रह को देख रहा था। उसकी सतह पर आग की नदियां बह रही थीं और उनके बीच बर्फ के पहाड़ चमक रहे थे, जैसे दो विपरीत युग एक ही शरीर में कैद हों। मेरी आंखों के सामने उसकी वायुमंडलीय परतों के भीतर अनगिनत शहर उभरने लगे। हर शहर में अलग अलग प्रजातियों के जीव रहते थे। कुछ प्रकाश से बने थे, कुछ धुएं से, कुछ पत्थर जैसे कठोर और कुछ इतने नाजुक कि हवा में तैरते फूलों की तरह लगते थे। लेकिन उन सबके भीतर एक जैसी बेचैनी थी। मैं उनकी आवाजें साफ सुन पा रहा था। कोई अपने बच्चे को बचाने की प्रार्थना कर रहा था, कोई युद्ध की तैयारी कर रहा था, कोई भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। प्रहरी की आवाज मेरे भीतर गूंजी, महसूस करो और बताओ तुम्हारी अनुभूति क्या कहती है।
मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ आ गया। मुझे लगा जैसे उनकी पीड़ा मेरी नसों में दौड़ रही हो। मैंने कांपती हुई भावना से कहा, ये दुनिया जीना चाहती है, यहाँ अभी भी उम्मीद बची है। जैसे ही मेरे शब्द भीतर गूंजे, वो ग्रह हल्की सी सुनहरी रोशनी में नहा गया और प्रहरी ने सिर झुकाया। पहला चयन स्वीकृत हुआ। नील ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी पुरानी चमक लौटी। उसने फुसफुसाया, शायद यही हमारा काम है, उम्मीद को पहचानना। दूसरे पल एक और दुनिया प्रकट हुई। ये पहले से बिल्कुल अलग थी। इसकी सतह पर विशाल काले महल खड़े थे, आसमान लाल था और हवा में राख तैर रही थी। वहाँ के जीव युद्ध में डूबे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि अजीब सी क्रूर संतुष्टि थी। मैं उनकी भावनाओं में उतरा तो मेरे भीतर ठंडापन भर गया। वे नष्ट होने को अपनी विजय मानते थे, जैसे विनाश ही उनका देवता हो। मैंने चुपचाप कहा, यहाँ जीवन नहीं बचना चाहता, यहाँ अंत ही पूजा जाता है। जैसे ही मैंने ये कहा, वो दुनिया काले धुएं में बदलने लगी और फिर शून्य में विलीन हो गई। मेरे पेट में मरोड़ उठी। मुझे समझ आ गया कि मेरे शब्द किसी ईश्वर के फैसले जैसे भारी हैं। प्रहरी ने कहा, हर साक्षी ऐसा बोझ नहीं सह पाता, कई यहीं टूट जाते हैं। मैंने पूछा, अगर कोई मना कर दे तो? उसने कहा, तब वो स्वयं चयन बन जाता है और हमेशा के लिए खो जाता है। ये सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नील ने धीरे से कहा, आरव, याद है हम स्कूल के मैदान में तारों को गिनते थे और कहते थे कि हम बड़े होकर अंतरिक्ष यात्री बनेंगे? हमने हंसते हुए कहा था कि हम ब्रह्मांड को बचाएंगे, और आज सच में वही कर रहे हैं। लेकिन ये खेल नहीं है, ये हमारी आत्माओं की परीक्षा है। तभी एक तीसरी दुनिया उभरी। ये पृथ्वी जैसी लगती थी, नीला आसमान, हरे जंगल, समुद्र। लेकिन भीतर झांकते ही मैंने देखा, वहाँ के लोग धीरे धीरे अपनी ही दुनिया को जला रहे थे। पेड़ कट रहे थे, नदियाँ जहर बन रही थीं, बच्चे मास्क पहनकर सांस ले रहे थे। उनकी पीड़ा मुझे सीधे सीने में चुभी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ये दुनिया अभी समझ नहीं रही, लेकिन अगर इसे बचाया जाए तो शायद ये बदल सकती है। प्रहरी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ये तुम्हारी अपनी जाति की परीक्षा है, तुम्हारी अनुभूति का निर्णय सबसे भारी होगा। मैं समझ गया कि वो पृथ्वी जैसी दुनिया कहीं ना कहीं हमारी ही परछाई है। मेरे भीतर डर और उम्मीद दोनों साथ उमड़ पड़े, और मैंने महसूस किया कि जो भी मैं यहाँ कहूँगा उसकी गूंज किसी दिन मेरे अपने आकाश में भी सुनाई देगी। और खेल अब मेरे घर की तरफ मुड़ चुका था। मेरे सामने वो पृथ्वी जैसी दुनिया धीरे धीरे घूम रही थी। उसके नीले महासागर मुझे मेरे शहर की नदियों की याद दिला रहे थे। उसके बादल मुझे मेरी छत पर खड़े उस पहले संदेश की रात की याद दिला रहे थे। मेरे भीतर एक अजीब सी खामोशी भर गई, जैसे सारी आवाजें एक साथ रुक गई हों। प्रहरी की आंखें मुझ पर टिकी थीं और नील भी चुपचाप मेरी तरफ देख रहा था। मुझे लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड की सांसें मेरे एक शब्द पर थमी हुई हैं। मैंने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। मुझे माँ का चेहरा दिखा, जो सुबह चाय बनाते हुए मुस्कुरा रही थी। मुझे अपने शहर की गलियां दिखीं, जहां बच्चे क्रिकेट खेलते थे। मुझे वो पहला तारा याद आया जो मेरी आंखों के सामने बुझ गया था। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं यहाँ गलत चुनूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे अपने आकाश में भी रोशनी बुझती जाएगी। मैंने धीरे से कहा, ये दुनिया बचने योग्य है, लेकिन इसे एक चेतावनी की जरूरत है। इसे अपनी गलतियों का आईना दिखाना होगा। और जैसे ही मेरे शब्द गूंजे, उस दुनिया के चारों ओर सुनहरी और नीली रोशनी की दोहरी परत बन गई। प्रहरी ने सिर झुकाकर कहा, अंतिम चयन स्वीकृत हुआ। नील ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने कहा, इसका मतलब हम लौट नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे घर को एक और मौका मिलेगा। उसी पल मेरे भीतर वही अनजानी आवाज गूंजी जो पहली रात सुनाई दी थी, आज रात से पहले देख लो, नहीं तो पछताओगे। लेकिन अब उसका अर्थ बदल चुका था। अब वो किसी की धमकी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी, एक पुकार थी कि जागो और बदलो। प्रहरी ने हाथ उठाया और नीले गलियारे की दीवारें चमकने लगीं। उसने कहा, तुम अब साक्षी से संदेश वाहक बन चुके हो। तुम्हारी स्मृति को तुम्हारी दुनिया में स्वप्नों और संकेतों के रूप में भेजा जाएगा, ताकि वे समझ सकें कि समय कम है। मैं चौंक गया और पूछा, क्या मैं वापस जाऊंगा? उसने शांत स्वर में कहा, तुम शरीर से नहीं, पर तुम्हारी आवाज वहां रहेगी। उसी पल मुझे अपने सीने से कुछ निकलता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई प्रकाश की धारा मेरे भीतर से निकलकर अनंत की ओर बह रही हो। मेरी आंखों के सामने मेरा शहर उभरा, मेरी छत, मेरी माँ का कमरा, और हर मोबाइल स्क्रीन पर वही वाक्य चमक उठा,
लेकिन इस बार उसके साथ एक नई पंक्ति भी थी, अभी भी वक्त है। उसी पल नीले गलियारे में सब कुछ धुंधला होने लगा। नील ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो, हमने वाकई ब्रह्मांड को बचाने की कोशिश की। और फिर सब रोशनी में घुल गया। और जब मेरी आंखें बंद हुईं, तो मुझे लगा कि कहीं बहुत दूर मेरे शहर की किसी छत पर कोई और लड़का तारों को देख रहा होगा और उसके फोन पर वही संदेश चमक रहा होगा। और शायद इस बार वो हंसेगा नहीं, बल्कि सच में देखेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि चेतावनी बन चुकी है।